इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे जो कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कि अपोजिशन पार्टियों का क्या रोल रहेगा? क्या वो एक साथ मिलकर सारे मुद्दों पर बात करेंगे? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल से पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने जा रहा है और बहुत हंगामा उसमें होने वाला है। इसमें तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सब एकजुट हैं। कई मुद्दे हैं। लखीमपुर खीरी है, किसानों का मामला है, कृषि कानून का मामला है, इसके अलावा बेरोज़गारी है, महंगाई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो तकरीबन मुत्तहिद हैं। और भी ममता बनर्जी आई हैं, उन्होंने तमाम लीडरान से मुलाकात की है, तो उससे भी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है। हालांकि जब उपचुनाव में बीजेपी को भारी हार हुई तो उसने आनन फानन में 3 कृषि कानून को वापस ले लिया। और ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है तो इसमें वो एक बिल लाया जाएगा जिसके थ्रू जो है वो वापस लिया जाएगा कानून। एक प्रोसेस होता है। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये नहीं है कि आपने वापस ले लिया, सवाल ये है कि आपने बनाया क्यों था ऐसा, क्यों आपने बनाया था। और अगर आप ऐसा ना करते तो जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क का, जो प्रोटेस्ट हुआ, तोड़ फोड़ हुई, 700 किसानों की जान चली गई, रास्ता बंद होने की वजह से लोग कितना परेशान हुए, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है मैं आपको बताऊं। और ये सवाल पार्लियामेंट में उठेगा, अपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और यही वजह है कि तमाम, चाहे कांग्रेस हो जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, उसने बाकायदा व्हिप जारी किया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमारे सारे जो पार्लियामेंट हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसी तरीके से तमाम पार्टियों ने ये व्हिप जारी कर दिया है कि सब वहाँ पे जमा रहेंगे और मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि कल का जो इजलास होगा वो एक बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे अपोजिशन की आवाज़ उठने वाली है। और सरकार भी कमर कसे हुए है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि एक बात तय है, अभी पिछला जो इजलास हुआ था उसको हमने देखा कि एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं चली। सरकार ने किसी तरीके से अपने ज़रूरत के बिलों को पास कर लिया है। तो सरकार चाहती है तो कर लेती है, एक तरफ शोर मच रहा है और दूसरी तरफ अपना बिल पास किया जा रहा है, पढ़ रहे हैं, तो वो तो हो जाता है। लेकिन पूरे तौर पर चूँकि पार्लियामेंट में बस अब जो काम होता है तो वो आवर्स गिने जाते हैं कि कितने आवर्स, मान लीजिए कि 48 घंटे का सत्र है, ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है कितने घंटे काम हुए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखा जाता है घंटे कितने काम। तो एक दिन भी मुकम्मल तौर पर पिछली बार पार्लियामेंट नहीं चली और आखिरकार वक्त से पहले एडजर्न करनी पड़ी थी पार्लियामेंट को। जो पार्लियामेंट 11 अगस्त को गालिबन ख़त्म होनी थी वो पहले ही 9 को या 8 को ऐसे ख़त्म कर दी गई थी। तो वही सूरत हाल तकरीबन बनती दिखाई दे रही, मुझे ऐसा लग रहा है। जी मुमताज़ साहब, एक सवाल ये है इस टाइम कि सीए पर मुसलसल जो है सवाल किए जा रहे हैं कि जब से सरकार ने ऐलान किया था कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, उसके बाद से ये मुद्दा गर्म हो गया था कि सीए भी वापस लिया जाए। क्या उसको भी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियां मिलकर उस पर भी आवाज़ बुलंद करेंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं वो बराह रास्त इस पर बात करेंगी। वो उठाएंगी कि जो 700 किसान मर गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और ये क्यों मर गए इस पर सरकार जवाब दे, तो इसको उठाएंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि सीए पर मेरी बात हुई है बीएसपी के जो रुकन पार्लियामेंट ने कुंवर दानिश अली, लेकिन वो पार्टी लेवल पर नहीं है, इंडिविजुअल वो इस चीज़ को उठाएंगे। इसके अलावा और भी मेरी कुछ अरकान पार्लियामेंट से बात हुई, लेकिन पार्टी लेवल पर मुझे लग रहा है कि नहीं उठाएंगे। क्योंकि ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर सेकुलर पार्टियां इस मुद्दे को उठाएंगे तो पोलराइजेशन होगा और ये वो तमाम तरह की बातें। लेकिन कोई उठाने वाला मेरे ख्याल से इस मुद्दे को नहीं होगा। एक पार्टी जो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और वो है एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को उठाएंगे और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कृषि कानून को आपने वापस लिया, आपने माना कि ये गलत फैसला था, आपने माना कि ये माफ़ी मांगी, आपने माफ़ी मांगी जनता से,
तो इस मामले में भी आपको अब तीनों ये कानून जो सीए का वापस लेना पड़ेगा, वरना हम फिर चक्का जाम करेंगे। तो इस तरीके का बयान चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का आ चुका है और किसी पार्टी ने ऐसा बयान नहीं दिया। मैं गया था कांग्रेस दफ्तर में, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पवन खेड़ा की, तो उसमें मैंने सवाल किया था पवन खेड़ा से कि जब अब ये आवाज़ उठाई जाने लगी है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है, आपका क्या ख्याल है? तो पवन खेड़ा ने सिर्फ ये जवाब दिया इशारतन कि ये सरकार 1 साल बाद समझ पाती है कि हमने जो कानून बनाया है वो गलत है, और उसके बाद जो है वो अकल 1 साल बाद आती है, उसके बाद वापस लेती है, तो वो वापस लेगी। जबकि पवन खेड़ा को ये समझना चाहिए कि सीए पहले आया, कृषि कानून बाद में आया, तो ये उनको समझना, अगर वाकई अकल आ जाती सीए पर तो अब तक वापस हो जाना चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं खुल करके, मतलब कोई सीए पर नहीं बोलना चाहता, उसको लग रहा है कि ये मुसलमानों का मुद्दा है, जबकि ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है, ये इशू है आइन का, यहाँ के संविधान का, क्योंकि इसमें बराह रास्त जो है आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की गई, आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की गई, आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी की गई है। तो इसलिए, और फिर सरकार जो ये बात कह रही थी कि ये मामला जो है वो इंटरनल है, लेकिन इंटरनल नहीं है। इंटरनल इसलिए नहीं है कि आप देखिए कि जब अभी एनआरसी आप शुरू करेंगे, भाई सीए जो है आप शहरियत देने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बाहर से आए हैं, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, घुसपैठिए के नाम पे आप मुसलमानों की तरफ उंगली उठाते हैं कि साहब ये घुसपैठिया। अब मालूम हुआ कि साहब जकी साहब हैं, मीसम साहब ये खड़े हैं, आप कह रहे हैं साहब कि ये घुसपैठिया है, तो ये क्या मतलब हुआ इसका? यानी आप जो है, जो यहाँ 85% अक्सरियत है, उसको ये बता रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है। हाँ, और अभी आप जो है आधार कार्ड चेक करेंगे, आप जो है तमाम, और ऐसी कंडीशन आपने रखी है सीए में। आसाम का क्या हश्र हुआ है हमें मालूम है, आसाम में कितनी मुश्किलात हुई, कितना क्या हुआ। और यहाँ भी जब सनसनी फैली तो मैंने देखा कि गांव में लोग अपनी खतौनियाँ निकाल रहे हैं, गांव में कोई कुछ निकाल रहा है, बिल्कुल हैरान और परेशान है, कोई सर्टिफिकेट निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बिल्कुल से आदमी बेचैन है। हाँ, और एक मैसेज और जो आरएसएस अंदर खाने दे रही है कि दरअसल ये लोग सब, इनको खाली कराया जाएगा, सब जेल भर दिया जाएगा और जो प्रॉपर्टी होगी इस पर हम कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जब 47 में यहाँ के लोग वहाँ भागे, वहाँ के लोग यहाँ आए, तो यहाँ से जो लोग भाग के चले गए जब पाकिस्तान तरफ, तो वहाँ से जो लोग आए उन्होंने कब्जा कर लिया। आप देख लीजिए, जगह जगह ऐसी जगह आपको मिलेगी। यहाँ अभी भी कई ऐसी मस्जिदें अब्बास साहब जिनको मैं जानता हूँ, जहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं मस्जिदों के अंदर बड़ा ही खाना चल रहा है। यहीं अभी अगर आप चलें तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये नई दिल्ली स्टेशन के पीछे, हाँ, जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे, मैं खुद जाकर के रिपोर्टिंग मैंने की है। तो ये कहने का मतलब ये है, और ख़ुद जो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अभी आपको पता चलेगा कितने घुसपैठिए और कितने बाहर के लोग हैं, ज़रा आने तो दो सीए। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि सीए आ चुका है, एनआरसी से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैसेज देने की कोशिश की गई जब 19 लाख लोग जो साबित नहीं कर सके आसाम में कि हम जो है वो हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, तो जब वो एनआरसी में उनका नाम नहीं आया तो उसमें तादाद जो हिंदुओं की ज़्यादा थी, 8 से 9 लाख हिंदुओं की तादाद थी, मुस्लिम कम थी। तो उसमें ये कहा गया कि हिंदुओं को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीए आ गया है। यानी जो लोग बाहर से प्रताड़ित हैं, भाई मुसलमानों के लिए उनका कहना है कि वो तो हर जगह उनकी जगह है, सऊदी चले जाएं, ईरान चले जाएं, तुरान चले जाएं, वहाँ चले जाएं, भाई क्यों चले जाएं? और हिंदू कहाँ जाएगा? तो उसको शरीयत दी जाएगी। है? तो इस पर मैंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि ये तो अजीब बात है, ये अजीब बात है कि अगर हम किसी माँ के बेटे हैं तो माँ पहले जो है ये कह दे कि हमारी औलाद नहीं है, फिर उस पर एहसान करे कि हाँ चूँकि हमारी औलाद तो नहीं है लेकिन अब हम इस पर एहसान कर रहे हैं, ये आ जाए। या कोई बाप ये कह दे, तो अगर बाप कोई ये कह दे साहब कि मेरी औलाद नहीं है, तो सबसे बड़ी गाली तो यही है। बाद में आप अडॉप्ट करेंगे वो अलग मसला है, लेकिन कोई बाप अपने बेटे के लिए, कोई माँ अपने बेटे के लिए कह दे साहब ये हमारी औलाद नहीं है, तो सबसे, तो अगर आप सीए करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप एनआरसी करेंगे तो उसमें एक बड़ी तादाद होगी जिनके पास कागजात नहीं। भाई गांव देहात में आप चले जाइए अब्बास साहब, वहाँ खाने के लिए नहीं है, वहाँ लोगों के पास बारिश में आता है कागज़ भीग जाता है, छप्पर में लोग रहते थे, कहाँ से कागज़ लाएंगे?
तो ये इतनी बड़ी मुसीबत है, अलग सरकार इसे फंस गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जानते हुए भी अपोजिशन नहीं बोलेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इसको मुसलमानों का मामला बना दिया गया है, धरना भी मुसलमान दे रहे हैं, औरतें दे रही हैं, ये वो मजलूम। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा, और ये इसलिए भी है क्योंकि 5 सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पोलराइजेशन की पूरी सियासत है, ऐसे में न समाजवादी न कांग्रेस किसी में दम दरूद नहीं है कि वो इस इशू को उठाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन अगर अकल आ जाए, अगर उनको लगे कि नहीं सबसे कुछ नहीं, भाई सीए तो अब आया ना 19 में, लेकिन इससे पहले 17 में क्यों हार गए फिर, अगर यही बात है तो इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सेकुलर किसी भी सेकुलर पार्टी में ये दम है कि वो सीए के मामले को उठाएगा, और सीए के मामले को असदुद्दीन ओवैसी पूरे जोश से उसको उठाएंगे, चाहे पोलराइजेशन हो और चाहे जो। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को उठाना चाहिए, ये चीज़ को उठाना चाहिए कि आप जब कृषि कानून वापस ले सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा था कि ये सरकार की क्या बात है, सरकार जो है वो किसानों से तो 11 मरतबा बात करती है, किसानों के साथ बैठकें करती है, किसानों के साथ मीटिंगें करती है। तो और आज जब पीएम ऐलान करते हैं तो ये कहते हैं कि अक्सरियत जो है वो तो कृषि कानून को मानती है, लेकिन चंद लोग हैं जिनकी वजह से मैं वापस ले रहा हूं। तो तुम्हें चंद लोगों का, आपको तो चंद लोगों का इतना ख्याल है, लेकिन तो क्या मुसलमान इस मुल्क के शहरी नहीं है? उनसे आपने क्यों बात नहीं की, उनका आपको क्यों ख्याल नहीं है? आप 130 करोड़ की बात करते हैं, 135 करोड़ की बात करते हैं, कौन से 135 करोड़ हैं? कहाँ है फिर वो 30%? 30% बात आप क्यों नहीं करते हैं? 30 करोड़ की बात अगर आप करते, अगर आपकी उनसे हमदर्दी होती, सिंपैथी हो, एक तरफ तो नारा देते हो सबका विकास, सबका विश्वास है, और दूसरी तरफ जो है विश्वास है ये, अगर आपको विश्वास होता तो आप कम से कम कुछ न सही मुख्तार अब्बास नकवी भेज देते कि कम से कम माइनॉरिटी से बात तो करो। अगर कंफ्यूजन है, वाकई आपकी नीयत अच्छी है और खुदा करे कि आपकी नीयत अच्छी हो, तो बात तो कीजिए, आप उनके साथ बैठिए। तो लेकिन आप उनके साथ नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि पोलराइजेशन नहीं होगा। आपको मैसेज तो कुछ और देना है, मैसेज तो कुछ और देना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हक की बात है, मैंने एक शेर कहा था कि हम हुसैनी हैं, यजीदों से कहाँ डरते हैं, हक जहां पर हो वहीं पैर जमे रहते हैं। तो अगर वाकई हक की बात है, ये बताइए क्या गांधी जी, महात्मा गांधी हे राम कह के जिन्होंने अपनी जान दी, आप बताइए क्या उन्होंने मामला नहीं उठाया? जब फसादात हो रहे थे धरना दे के बैठ गए। आज कौन है ऐसा लीडर? सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, कोई बोलने वाला, अगर दलित पर कोई हमला हो जाए तो सारे सेकुलर लीडर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर मुसलमान मारा जाए एक सेकुलर लीडर जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मामला बहुत अहम है, और सेकुलर पार्टी अगर अखला जाए तो इस मामले को उठा दें, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आरा मिर्ज़ी साहब। आज हमसे कल से जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है, इस पर हम खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।